मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक वाकई एक मोअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से था, मगर अब तो वो खानदान ही मिट चुका है। शक्तिलाल कह रहा था, हम 2 बहन भाई थे, मैं और मेरी दीदी पुष्पा। मेरे पिताजी का देहांत तो उस वक्त हो गया था जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। उनका सारा कारोबार माताजी ने संभाल लिया। वो बड़ी हिम्मत वाली औरत थी। अहमदाबाद में हमारी खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी, जिसके तैयार किए हुए खिलौने पूरे भारत में बेहद पसंद किए जाते थे। मुझे याद है कि हम जिस बंगले में रिहाइश पजीर थे वो महल की तरह बहुत वसीअरीज और शानदार था। 1 साल बाद माताजी का भी देहांत हो गया। सारा बिजनेस मेरे ताऊ ने संभाल लिया। उन्होंने मेरी दीदी की शादी अपने आवारा और शराबी बेटे से कर दी। उसके चंद महीनों के बाद मुझे सैकड़ों मील दूर बेंगलोर के एक अनाथ आश्रम में दाखिल करवा दिया। आश्रम वालों को अच्छी खासी रकम दी गई थी। वो मेरी कड़ी निगरानी रखते थे। 1 साल तक तो मुझे बिल्डिंग से ही नहीं निकलने दिया गया। मैं तकरीबन 6 साल उस आश्रम में रहा और फिर मुझे एक जराइम पेशा गिरोह के हाथ फरोख्त कर दिया गया। वो लोग मुझे बंबई ले गए। अनाथ आश्रम में मुझे बातों ही बातों में ये बावर करवाने की कोशिश की जाती रही थी कि मैं एक बहुत गरीब घराने का फर्द हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैं अपने स्वर्गवासी माता पिता और अपनी दीदी को कैसे भूल सकता था। मुझे वो बंगला भी याद था जहां मेरी जिंदगी के इब्तिदाई 6-7 साल गुजरे थे। बंबई आने के बाद मैंने 1-2 मरतबा भागने की कोशिश की थी, मगर वो बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह था। वो लोग नौउम्र लड़कों से वारदातें करवाते और हर लड़के पर कड़ी नजर रखी जाती। मुझे मारपीट और जेब तराशी सिखाई गई। एक रोज सिनेमा के सामने एक आदमी की पॉकेट मारते हुए मैं पकड़ा गया। भागने की कोशिश में वो आदमी जख्मी हो गया। उसका एक हाथ कलाई से कटकर बाजू से अलग हो गया था। मैंने चाकू से उस शख्स पर हमला जरूर किया था, मगर मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरा वार इस कदर कारगर साबित होगा। अदालत से मुझे 7 साल की सजा हो गई। मैं जेल में भी दंगे फसाद करता रहा, जिससे मेरी सजा बढ़ती रही। कई वार्डन मेरे हाथों जख्मी हुए और हर मर्तबा मेरी सजा में इजाफा होता रहा। इस तरह मुझे 7 की बजाय 12 साल जेल में गुजारने पड़े। जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। बचपन की यादें अब भी मेरे जहन में ताजा थीं। जेल से बाहर आते ही कई गिरोहों के लोगों ने मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर मैं उनसे दूर हटता रहा। चंद रोज बंबई में गुजारने के बाद मैं अहमदाबाद आ गया। मेरा ताऊ अगरचे 60 साल का हो चुका था, लेकिन वो अब भी इस तरह हट्टा कट्टा था जैसे मैंने उसे बचपन से देखा था। उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उस वक्त ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि शादी के 1.5 साल के बाद ही मेरी दीदी का भी देहांत हो गया। किचन में काम करते हुए उसके कपड़ों में आग लग गई थी और वो जलकर मर गई थी। दीदी की मौत के बाद ताऊ ने सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा ली और मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया कि मेरा एक हादसे में इंतकाल हो गया था और लोगों के सामने मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया गया था। ताऊ और उसके बेटे ने जिस तरह मुझे धक्के देकर घर से निकाला था वो मैं आज तक नहीं भूल सकता। मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह मुझे अनाथ आश्रम में दाखिल करवा दिया गया था, उस तरह मेरी दीदी को भी कत्ल कर दिया गया था ताकि ताऊ हमारी जायदाद पर कब्जा कर सके। मैंने ताऊ और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दिया, मगर उसका हशर वही हुआ जो होना चाहिए था। मैं कल्लाश था। ताऊ के पास दौलत थी। उसने साबित कर दिया कि उसके भतीजे का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मुकदमा खत्म होने के बाद मैं बंबई वापस चला गया। वहां मैंने अपने कुछ हिमायती पैदा कर लिए थे। ये भनोट, राजू और मिट्ठू राम मेरे उस वक्त के दोस्त हैं। इन्होंने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। 2-3 महीनों के बाद मैं एक रोज चुपके से अहमदाबाद आ गया और अपने ताऊ को कत्ल कर दिया। ताऊ के बेटे ने पुलिस में मेरा नाम लिखवा दिया था। तीसरे दिन मुझे बंबई से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैंने अदालत में साबित कर दिया कि जिस रात अहमदाबाद में मेरे ताऊ का कत्ल हुआ उस रात मैं बंबई में मौजूद था। मुझे कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया, मगर पुलिस मेरे पीछे पड़ी रही। मुझे बंबई में भी चैन से नहीं टिकने दिया गया। मैं अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ शहरों में फिरता हुआ जयपुर आ गया। हम चारों मेहनत मजदूरी करके शराफत की जिंदगी बसर करना चाहते थे, मगर हमारे माथों पर जराइम पेशा होने के ठप्पे लग चुके थे। हमारे दामन दागदार हो चुके थे। आखिरकार हमने इस दलदल में उतरने का फैसला कर लिया। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे। यहाँ सीजन चल रहा था, बड़ी रौनक थी। यहाँ हमारी दादागिरी चल गई और फिर हम हर साल सीजन में यहाँ आने लगे। यहाँ के छोटे छोटे मकामी गुंडों ने भी हमारी बरतरी मान ली। ताहम 1-2 बड़े गुंडे ऐसे थे जो हमारे लिए खतरा थे, मगर हमने उनके मुंह लगने की कोशिश नहीं की। ये सीजन हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। यहाँ के हालात एकदम बिगड़ गए। रौनक उजड़ गई। नागराज के आदमियों ने खौफो हरास फैला दिया। सैरो तफरी के लिए आने वाले लोग वापस जाने लगे। यही लोग दरअसल हमारी आमदनी का जरिया बनते थे और उस रोज तुम्हें देखा तो मेरा माथा ठनका। मेरा ख्याल था कि हमारी रोजी में लात मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने तुमसे उलझने की कोशिश की थी, मगर क्या पता था कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त बन जाओगे। मैंने तो वाकई तुम्हें गुरु मान लिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ
फिर बोला, इसमें शुबा नहीं कि नागराज वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, कोई उसके सामने नजरें नहीं उठा सकता, मगर तुमने तो उसे तिगनी का नाच नचा रखा है। मैंने कहा, वो धरती पर बोझ है और धरती को इस बोझ से निजात दिलानी है। मैंने उसे ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि मैं दरअसल नागराज को क्यों कत्ल करना चाहता हूँ। मैंने उठते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना इलाज करवाओ और आराम करो, मैं 1-2 दिन के बाद तुमसे मिलूंगा। शक्तिलाल ने कहा, अपुन तो हर वक्त हाजिर हूँ गुरु। उस वक्त भनोट भी वापस आ गया। मैंने उन दोनों से हाथ मिलाया और उस कदीम अस्तबल से बाहर आ गया। राजेंद्र मार्ग पहुंचने में मुझे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उस वक्त 9:15 बज रहे थे। मैं प्रेम निवास रेस्टोरेंट में रत्ना से मिलना चाहता था। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो देर तक ड्यूटी पर रह रही थी। उस रात जब पहली मर्तबा रत्ना से मुलाकात हुई थी तो मैं उसे क्लब में ले गया था, जहां नागराज को आते देखकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया था और उसे हॉल में ही छोड़कर एक वेटर के भेस में दफ्तर वाले कमरे में घुस गया था, जहां नागराज से 2-2 हाथ करने के बाद पिछली खिड़की से फरार हो गया। रत्ना क्लब में ही रह गई थी। बाद में मुझे ख्याल आया था कि चूंकि रत्ना को मेरे साथ क्लब में दाखिल होते हुए देख लिया गया था, इसलिए हो सकता है बाद में उसे पकड़ लिया गया हो और तशद्दुद करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया हो। लेकिन कई रोज के बाद उसको जिंदा सलामत देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। पिछले इन चंद दिनों के दौरान मैं 3-4 मरतबा उस रेस्टोरेंट में गया था और जानबूझकर ऐसी टेबल पर बैठा था जहां रत्ना ग्राहकों को सर्व करती थी। सिर्फ एक मरतबा उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा था, मगर वो मुझे पहचान नहीं सकी थी और मुझे यकीन था कि वो आज भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो रत्ना को देखकर मुझे इत्मीनान सा हुआ, लेकिन मैं उसकी मखसूस मेजों में से किसी पर बैठने की बजाय दूसरी मेज पर बैठ गया, जहां नाटे कद की एक और सांवली सी लड़की सर्व कर रही थी। रेस्टोरेंट में उस वक्त ज्यादा रश नहीं था। कई मेजें ऐसी थी जिन पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक बैठे हुए थे। मैं चाय के साथ सैंडविच और रत्ना की तरफ देखता रहा, जो अपनी मेजों पर ग्राहकों को सर्व करने में मसरूफ थी। ठीक 10 बजे रत्ना काउंटर पर हिसाब देने के बाद रेस्टोरेंट के पिछले एक दरवाजे में दाखिल हो गई। मैं समझ गया कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैंने वेटर्स को बुलाकर बिल अदा किया और रेस्टोरेंट से बाहर आकर मुड़कर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद रत्ना रेस्टोरेंट से बरामद हुई। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, बैग कंधे पर लटका हुआ था। मैं वहां खड़ा उसे देखता रहा। वो तकरीबन 20 गज आगे निकल गई तो मैं भी हरकत में आ गया और अगले मोड़ तक पहुंचने से पहले ही उसके बराबर पहुंच गया। मैंने उसके साथ चलते चलते कहा, हेलो सोनियो, कल्ले कल्ले कित्थे सहरा। वो चौंक गई। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी पंजाबी में ही कहा, तो सीवी चलो मेरे नाल। मैंने मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड, कहाँ चलना है? बोली, जहां कहो, लेकिन 1000 रुपए होंगे। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम। हम कनॉट प्लेस हाउस के पहलू से गुजरते हुए अकबी गली में आ गए और फिर एक और गली में मुड़कर रत्ना एक खूबसूरत मकान के सामने रुक गई। उसने बैग में से चाबी निकालकर बाहर का दरवाजा खोला और पहले मुझे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया, फिर खुद अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। ये निहायत मुख्तसर सा आंगन था। बाईं तरफ की दीवार से मुझे अंदाजा हो गया कि इस आंगन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और जब हम मकान में दाखिल हुए तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मकान को अंदर से भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। उस तरफ 2 कमरे थे, पिछली तरफ बाथरूम था और एक छोटा सा किचन भी। रत्ना मुझे जिस कमरे में लेकर आई उसमें एक डबल बेड, 2 कुर्सियां, एक छोटी टेबल और जरूरत की सिर्फ चंद चीजें थीं। एक तरफ दीवार में हजमी अलमारी भी बनी हुई थी। रत्ना ने ताला खोलकर अपना बैग अलमारी में रखा। मैं कुछ देर खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना की वापसी तकरीबन 15 मिनट के बाद हुई। बोली, आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। दिल चाह रहा था कि घर जाते ही बिस्तर पर गिरकर सो जाऊं, मगर तुम्हारे मुंह से पंजाबी सुनी तो रह न सकी। मैंने कहा, मैं कसूर का रहने वाला हूँ रत्ना जी, तुम भूल गई हो हम चंद रोज पहले मिल चुके हैं। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, क्या? कई रोज पहले मुझे एक पंजाबी नौजवान मिला था जो मुझे हिल लॉक होटल ले गया था और वहां फिर उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई। बोली, तुम वही तो नहीं हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मैं वही हूँ, मगर डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी मैं कई मरतबा रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। परसों रात भी आया था, तुमने हमें चाय सर्व की थी। इस दौरान एक और औरत भी आ गई थी वहाँ। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, बेला। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने टांगे समेट कर सर को दोनों हाथों में थाम लिया। बोली, मेरा दिमाग घूम रहा है। उस रात तुम होटल के मालिक रवि पंडित को कत्ल और नागराज को घायल करके भागे थे। तुम तो फरार हो गए थे और नागराज के आदमियों ने होटल में कयामत मचा दी थी। मैं उस रात बाल बाल बची थी। वो खामोश हो गई। चंद लम्हों के बाद उसने सर से हाथ हटाए और मेरी तरफ देखते हुए बोली। गड़बड़ का एहसास होते ही मैं किचन वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अगर चंद मिनट वहां रुकती तो मुझे मार दिया जाता। उन्हें उस औरत की तलाश थी
जिसके साथ तुम होटल में दाखिल हुए थे। मैं बड़ी मुश्किल से छुपती छुपाती यहाँ तक पहुंची थी और फिर 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। मैं जानती थी अगर पहचान ली गई तो जिंदा नहीं बचूंगी। उस वक्त तो बच गई थी, मगर तुम फिर आ गए हो। अगर उन लोगों को शुबा भी हो गया तो तुम्हारे साथ मेरे शरीर के भी टुकड़े कर देंगे। मैंने कहा, परेशान क्यों होती हो? नागराज के आदमी पिछले 3 महीनों से मेरी तलाश में हैं और आज तक मेरा सुराग नहीं लगा सके। हालांकि मैं आजादी से घूम फिर रहा हूँ। अव्वल तो किसी ने मुझे तुम्हारे साथ आते हुए नहीं देखा, और अगर देख भी लिया होगा तो वो ये नहीं समझ सके कि मैं कौन हूँ। वो बोली, तुम कहते हो वो लोग तुम्हें नहीं पहचानते, लेकिन कल बेला भी तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है वो नागराज की रखेल है और बड़ी खतरनाक औरत है। क्या वो तुम्हारे बारे में नागराज को नहीं बताएगी? मैंने कहा, उसके बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैंने जानबूझकर अपने आप को उस पर जाहिर किया था। दरअसल उसके जरिए मैं एक पैगाम नागराज तक पहुंचाना चाहता था। मैंने बेला की मुलाकात के सिलसिले में थोड़ा सा झूठ बोला, फिर कहा, तुम अरसे से यहाँ रह रही हो, नागराज के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। वो इंसान नहीं, शैतान है, हजारों बेगुनाह लोगों का कातिल। क्या ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक है? मैं एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने रत्ना पर भी वही हथकंडा इस्तेमाल किया जो शक्ति पर भी कामयाबी से आजमा चुका था, और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं रत्ना को भी कायल करने में कामयाब हो गया कि नागराज जैसे शख्स को जीने का कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे लोगों का तो वजूद ही मिटा देना चाहिए। रत्ना की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो दहशतगर्दी के कैंप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कैंप की तबाही के बाद आम शहरियों की तरह उसे भी सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो भारतीय सेनाओं की तरबियत का कैंप था, जिसे एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने तबाह कर दिया। और मजीद खौफो हरास फैलाने के लिए उस दहशतगर्द ने एक मंदिर को भी आग लगा दी, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह जलकर राख हो गए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, वो भारतीय सेनाओं की ट्रेनिंग का नहीं, उन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग का कैंप था जिनके जरिए पाकिस्तान में तबाही फैलाई जा रही है। हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और तुम्हें मेरी बात का शायद यकीन ना आए, लेकिन सच ये है कि नागराज दहशतगर्दी के उस कैंप का इंचार्ज है। उसने दहशतगर्दी के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि शैतान भी कांप कर रह जाए। बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, मिनिस्टर, यहाँ तक कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी उसके दबाव में है। वो सब उससे खौफजदा हैं। नागराज ने अपने गिर्द ताकत का एक ऐसा मजबूत हिसार कायम कर लिया था। अपनी इस ताकत और इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाते हुए उसने उन आला सरकारी अफसरों को भी कत्ल करवा दिया जिन्हें उसकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ था। लेकिन अब उसकी ताकत का यह हिसार टूट रहा है। मैंने उसमें दरारें डाल दी हैं। इसमें शुबा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से इख्तिलाफात रहे हैं, और यही इख्तिलाफात 3 बड़ी जंगों का बायस बन चुके हैं। लेकिन इन जंगों में नुकसान किसका हुआ? अवाम का। किसी नेता के खानदान का कोई फर्द किसी जंग में नहीं मारा गया। ये वही हुक्मरान हैं जो शुरू से अब तक हम और तुम पर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि नेहरू खानदान का कोई फर्द महाज जंग पर मारा गया हो या घायल हुआ हो? शास्त्री, मुरारजी देसाई, गुजराल, वाजपेयी, या किसी भी हुक्मरान का नाम लेकर बताओ कि उनमें से किसी के बच्चे अनाथ हुए हों। नहीं, कुर्बानी का बकरा तो अवाम को बनाया जाता है। तोपों के गोले हम पर बरसते हैं, घर हमारे उजड़ते हैं, औरतें हमारी बेवा और बच्चे हमारे यतीम होते हैं। इन बदमाशों के घरों में तो उस वक्त भी रक्स सुरूर की महफिलें जमी होती हैं जब अवाम जंग का अजाब सह रहे होते हैं। और एक ऐसी सियासत है कि अपने कदम जमाए रखने के लिए दूसरे मुल्कों के बेगुनाह शहरियों पर गोलियां बरसाई जाएं। अगर तुम्हारे शहरों में सड़कों पर चलते फिरते मासूम और बेगुनाह लोगों को अचानक गोलियों से भून दिया जाए, रोजाना हर गली से 10-10 अर्थियां उठने लगें, मौत के खौफ से बारौनक गलियां और बाजार उजड़ जाएं, तो तुम क्या सोचोगी? नहीं, ये सियासत नहीं, ये लोग सियासतदान नहीं, ये तो वो जुनूनी हैं जो हर कीमत पर अपना इक्तदार कायम रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि उनकी मसनदे इक्तदार के नीचे कितने बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई हैं। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। रत्ना खामोश थी। उसके चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल रहे थे। फिर मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं पाकिस्तान का एजेंट, जासूस या दहशतगर्द नहीं हूँ। मुझे भी पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाया जा रहा था ताकि मेरी ब्रेन वॉशिंग करके दहशतगर्दी की तरबियत देकर मुझे इंसानी बम बना दिया जाए और मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपने ही लोगों पर मौत बरसाने लगूं। ये बेला ही मुझे लेकर आई थी, लेकिन मैं इनके शिकंजे से भाग निकला। और अगर मैं अपने लोगों को बचाने के लिए इन जुनूनियों के खिलाफ महाज आरा हो गया हूँ तो मैंने क्या गलत किया है? अपने दिफा का हक सबको है, खा उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो। मैं जानता हूँ कि सिर्फ चंद जुनूनियों को खत्म करके अमन कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अरसे के लिए ही सही उनके कदम रोके जा सकते हैं। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या ये सब कुछ न करती? बल्कि तुम तो खुद इस किस्म की सूरत हाल का शिकार हो। तुम्हारा ताल्लुक भी यकीनन एक शरीफ घराने से है, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी गई।
वो जो कोई भी था क्या उन लोगों से अलग हो सकता है? नहीं, ये सब एक है। इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है। नागराज और उसके आदमी लोगों को जिंदगी से महरूम कर देते हैं और तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाले ने तुम्हारी माशरती जिंदगी की हत्या कर दी। तुम्हारी मर्जी और इरादे का कोई दखल नहीं। तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया गया है जहां तुम खुद अपनी नजरों से भी गिर गई हो। क्या तुम्हारे सीने में अपनी बर्बादी के इंतकाम की आग नहीं भड़क रही? क्या तुम खामोश रहोगी और सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी? नहीं, तुम यकीनन बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती हो। दूसरों के सामने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलना चाहती हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर सिसकी भरते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी बर्बादी को कभी नहीं भूली। लेकिन मैं कमजोर और मजबूर औरत क्या कर सकती हूँ? हमारे माशरे में औरत के लिए जवान और हसीन होना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। अगर वो अकेली और बेसहारा भी हो तो भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने बॉस से धोखा खाने के बाद शायद मैं संभल जाती, मगर इन भेड़ियों के हिसार में फंस गई। वो मेरे हमदर्द और मुहाफिज बनकर मेरी बोटियां नोचते रहे और मैं कुछ न कर सकी। मैं अब भी अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ, मगर किससे? मैंने कहा, जिसने तुम्हें इस रास्ते पर धकेला उससे। उसे तो एहसास भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर चुका है। वो तो अब भी ऐश कर रहा होगा और हो सकता है कि वो तुम्हारी तरह कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका हो। वो बोली, काश मेरी ये आशा पूरी हो सकती। रत्ना ने अपने बारे में एक एक बात बता दी। ये इंकशाफ भी हुआ कि उसका असली नाम रत्ना नहीं सुरिंदर कौर है और उसका ताल्लुक जालंधर के एक सिख घराने से है। उसने पूरी रात जागने और बातें करने का प्रोग्राम बना रखा था। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। मैं भी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनता रहा। उसने ये इंकशाफ भी किया कि उसका बॉस तेजा सिंह भिंडरा उसकी खलवत में आने वाला पहला मर्द नहीं था। उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं। मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैंने अपने घर से कोई राब्ता नहीं किया। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर खप गई हूँ। मैंने कहा, ये अच्छी जगह है, यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। एक मर्तबा मैंने बाजार में 2 सिखों को भी देखा था। तुम्हारी कभी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो तुम्हारे शहर का हो या तुम्हें जानता हो? बोली, एक सिख बस ड्राइवर है। यूं तो वो जालंधर में हमारे मोहल्ले का रहने वाला है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, मगर वो मुझे नहीं जानता। वो जयपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है और हर दूसरे दिन बस लेकर यहाँ आता है। उसने कई मर्तबा हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाना भी खाया है। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 3:30 बज चुके थे, लेकिन रत्ना का खामोश होने का कोई इरादा नजर नहीं आता था। वो अभी तक कुर्सी पर ही बैठी थी। उसकी बातें सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। मेरी आंख दोपहर 12 बजे के करीब खुली। रत्ना उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। मैंने उठने पर उसकी भी आंख खुल गई। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, 1 बजने वाला है, मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। वो बोली, 1 मिनट। उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें से 2 चाबियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आजकल मैं आमतौर पर रात 10:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। वैसे एहतियातन तुम ये चाबियां अपने पास रख लो। एक चाबी बाहर वाले गेट की है और एक अंदर वाले दरवाजे की। मैंने कहा, ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुमसे मुलाकात करूंगा और फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। रत्ना बाहर वाले दरवाजे तक मेरे साथ आई। मैं इधर उधर देखे बगैर गली में एक तरफ चलता गया। पेट्रोल पंप के इलाके में आकर मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया। मैं कल बहुत देर तक बाजार में घूमता रहा था और रात को रत्ना से बहुत सी बातें हुई थी, मगर परसों रात के वाक्य का तस्करा कहीं नहीं सुना था। शक्तिलाल और उसके साथियों ने नागराज के कॉटेज पर परसों हमला किया था। इस हमले में एक आदमी नागराज का मारा गया था और एक शक्ति का दोस्त शंकर जख्मी हुआ था। इस हमले की वजह से नागराज को वहां से भागना पड़ा था।